हेलो फ्रेंड, नैतिक आइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम के रूप में आज हम लोग व्यवस्थावादी सिद्धांत की चर्चा करेंगे और पढ़ाई करेंगे। कल हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के उपागम या सिद्धांत के रूप में खेल सिद्धांत को पढ़े थे और आज हम लोग व्यवस्थावादी सिद्धांत को पढ़ेंगे। एक चीज़ जान लीजिए कि जो कल हम लोगों ने खेल सिद्धांत पढ़ा और आज जो हम लोग व्यवस्थावादी उपागम जो पढ़ रहे हैं, ये दोनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आंशिक सिद्धांत हैं। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आंशिक उपागम या सिद्धांत, जिसमें जो है खेल सिद्धांत जिसको हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, और दूसरा है व्यवस्थावादी सिद्धांत। ठीक है, व्यवस्थावादी सिद्धांत। इस दोनों को आंशिक सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के आंशिक उपागम या आंशिक सिद्धांत कौन है, तो जाने रखिए कि आंशिक सिद्धांत के रूप में इनको जाना जाता है। अब हम लोगों को ये जानना है कि जो व्यवस्थावादी सिद्धांत है, यह व्यवस्थावादी सिद्धांत और मार्टिन कैप्लान का व्यवस्थावादी सिद्धांत, इन्हीं दो पे चर्चा करना, विशेष चर्चा जो मार्टिन कैप्लान की व्यवस्थावादी सिद्धांत को, जैसे यथार्थवाद में हम लोग मॉर्गनथाउ को पढ़े थे, ठीक इसी तरह व्यवस्थावादी सिद्धांत पे मार्टिन कैप्लान की व्यवस्थावादी सिद्धांत को ही पढ़ना है। और यहीं से प्रश्न आपका 90% आशा है कि यहीं से मार्टिन कैप्लान की जो व्यवस्थावादी सिद्धांत है, इन्हीं से प्रश्न बना के आपसे पूछेगा भी। तो हम लोग सबसे पहले ये जान लिया जाए कि व्यवस्थावादी सिद्धांत है क्या, और व्यवस्थावादी सिद्धांत की पृष्ठभूमि क्या रही है। व्यवस्थावादी सिद्धांत देने के पीछे इसके वास्तविक स्रोत क्या रहे हैं, उनको देखा जाएगा, और उसके बाद मार्टिन कैप्लान की व्यवस्थावादी सिद्धांत को देखा जाएगा। तो जो व्यवस्थावादी सिद्धांत है, सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो व्यवस्थावादी सिद्धांत है, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांत निर्माण की जो समस्या थी, उसी समस्या के समाधान में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में व्यवस्थावादी सिद्धांत का महत्व है। जैसे खेल सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो सिद्धांत के निर्माण थे, उन्हीं सिद्धांतों को निर्माण करने में खेल का सिद्धांत आया। ठीक इसी प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, इस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सामने सबसे बड़ी समस्या अपने विषय में सिद्धांतों के निर्माण को लेकर है। इन्हीं सिद्धांतों के निर्माण के क्षेत्र में व्यवस्थावादी उपागम का उदय हुआ। व्यवस्थावादी उपागम क्यों आया? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सिद्धांतों को निर्माण करने के लिए आया। अब व्यवस्थावादी उपागम है क्या? तो जो व्यवस्थावादी उपागम है, यह कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जितने भी राज्य हैं, वो आपस में ऐसी अंतःक्रियाओं से जुड़े हुए हैं जिनको एक व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है, और ये आपस में जो क्रियाएं करते हैं उनकी वो पुनरावृत्ति भी करते हैं। उनकी एक विशिष्टता होती है जिसको स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं, और एक निश्चित समय काल में उसको एक व्यवस्था के रूप में हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार है, उसको एक समय परिप्रेक्ष्य में एक व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है, और राज्य एक दूसरे के साथ ऐसी अंतःक्रिया करते हैं जो पूर्णतः एक व्यवस्था के भाग होते हैं, एक व्यवस्था के रूप होते हैं। अब यह व्यवस्था जो सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कैसे आया, इसको जानिए।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्थावादी सिद्धांत का लाने का महत्वपूर्ण श्रेय सामाजिक विषयों में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को अपनाना। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है? अंतः अनुशासनात्मक प्रक्रिया या उपागम। अंतः अनुशासनात्मक प्रक्रिया क्या है? तो सामाजिक विषयों के अध्ययन के लिए यह माना गया कि किसी भी विषय का ज्ञान एकल रूप से नहीं हो सकता, बल्कि जो समस्त सामाजिक विषय हैं वे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, और एक का अध्ययन तभी पूर्ण होगा जब दूसरे और तीसरे का अध्ययन भी किया जाए। इसलिए एक विषय की संपूर्ण जानकारी के लिए विभिन्न विषयों के बारे में जो जानकारियां हैं उसको एकत्रित करके ही हमें संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यही व्यवस्था, यही अप्रोच अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो व्यवस्थावादी सिद्धांत है उसका पृष्ठभूमि और उसका आधार बना। इनका भी ये मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समाज है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, उसमें भागीदारी के रूप में जो राज्य होते हैं, एक राज्य के व्यवहार को समझने के लिए जब तक संपूर्ण राज्य के अंतःक्रियाओं के व्यवहार को नहीं समझा जाएगा तब तक एक राज्य की विदेश नीति या उसके निर्णयों को नहीं समझा जा सकता है। ये जब भी समझा जाएगा तो उनके आंतरिक जो अंतःक्रियाएं हैं उसको एक समुच्चय, एक ग्रुप में बनाकर ही समझा जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से व्यवस्थावादी सिद्धांत की पृष्ठभूमि बनी। अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक विषय के क्षेत्र में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आया, और राजनीतिक विषय के लिए जब व्यवहारवादी क्रांति आई, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति आई, उससे इस व्यवस्था को और ज़्यादा महत्व अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मिला। सबसे पहले ये जान लिया जाए कि जो व्यवस्थावादी सिद्धांत है ये वास्तव में मूल रूप से सामाजिक विषयों की व्यवस्था नहीं है, बल्कि यह सबसे पहले जीव विज्ञान में आया। व्यवस्थावादी सिद्धांत जो है जीव विज्ञान में आया, जीव विज्ञान में आया। इसके बाद सामाजिक विषय में आया, सामाजिक विषय में आया, और सामाजिक विषय में सबसे पहले ये मनोविज्ञान में आया। मनोविज्ञान में आया। मनोविज्ञान के बाद समाजशास्त्र में आया, समाज शास्त्र में आया, और समाजशास्त्र से ही यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आया। ठीक है, राजनीति शास्त्र में व्यवस्थावादी सिद्धांत को लाने का श्रेय जो है राजनीति शास्त्र में व्यवस्थावादी सिद्धांत को लाने का श्रेय जो है डेविड ईस्टन और गैब्रियल आमंड का श्रेय। व्यवस्थावादी सिद्धांत को राजनीति शास्त्र में लाने का श्रेय डेविड ईस्टन और गैब्रियल आमंड को है, और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसको पूरी तरीके से स्थापित करने का श्रेय मार्टिन कैप्लान को है। मार्टिन कैप्लान को है। ठीक है, मार्टिन कैप्लान को है। इस तरीके से जीवन यात्रा करके जीव विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान में सबसे पहले मनोविज्ञान के बाद समाजशास्त्र के बाद राजनीति शास्त्र, और राजनीति शास्त्र के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। इस तरीके की लंबी जीवन यात्रा करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मार्टिन कैप्लान ने व्यवस्थावादी सिद्धांत को स्थान दिया। ठीक है, इस व्यवस्थावादी सिद्धांत की जो परिभाषा है एक बर्ट लम्फी एक विचारक हैं जिन्होंने कहा कि जो व्यवस्थावादी सिद्धांत है, व्यवस्थावादी
व्यवस्थावादी वास्तव में अंतःक्रियाओं के समूह हैं। अंतःक्रियाओं का समूह है। व्यवस्थावादी सिद्धांत क्या है? व्यवस्थावादी सिद्धांत वास्तव में राज्यों के मध्य अंतःक्रियाओं जो होती है उसी का समूह है, और ये अंतःक्रियाएं स्पष्ट रूप से दोहराई जाती हैं। उनका एक विशिष्ट विशेषता होता है जिसको स्पष्ट रूप से हम आंखों से देख सकते हैं और एक निश्चित समय में दिखाई देता है। ठीक है, इसलिए अंतःक्रियाओं को संपूर्णता में देखना ही व्यवस्था है। और इन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को व्यवस्था के रूप में ही देखा, समझा और विश्लेषण किया जा सकता है, जिसको सबसे अच्छे तरीके से मार्टिन कैप्लान ने अपनी व्यवस्थावादी सिद्धांत में बताया। मार्टिन कैप्लान ने अपनी व्यवस्थावादी सिद्धांत को देने से पहले बताया कि जो व्यवस्थावादी सिद्धांत या 2, 3, 4 मान्यताओं पे टिकी होती, उन्हीं मान्यताओं को समझ लेने के बाद हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है उसको आसानी तरीके से, जो व्यवस्थावादी सिद्धांत है उसको बहुत आसानी तरीके से हम समझ सकते हैं। तो इसने कहा कि जो व्यवस्थावादी मार्टिन कैप्लान पे आ जाते हैं हम लोग। मार्टिन कैप्लान की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, मार्टिन कैप्लान की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, मार्टिन कैप्लान की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मान्यता किन कौन सी मान्यता है? सबसे पहले इन्होंने बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवहार हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवहार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवहार विशिष्ट और दोहराए जाने वाले होते हैं। दोहराए जाने वाले होते हैं। दूसरी मान्यता इसने बताया, ये व्यवहार सामुच्च या समूह के रूप में दिखाई देते हैं। समूह के रूप में दिखाई देते हैं। तीसरा, प्रत्येक राज्य अपने हित एवं अंतर्राष्ट्रीय हित में व्यवहार करता है। मार्टिन कैप्लान की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो मान्यता यही रही कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो व्यवहार हैं वह विशिष्ट होते हैं और वह दोहराए जाते हैं, विशिष्ट और दोहराए जाते हैं, उनको देखा जा सकता है। ये व्यवहार समुच्चय और समूह में होते हैं, बिल्कुल एक तरह होते हैं, और प्रत्येक राज्य अपने हित एवं अंतर्राष्ट्रीय हित में इन व्यवहारों को अपने हित और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के हित में क्या करता है? व्यवहार को करता है। ये जरूरी होता है कि उनको करना ही करना है, इससे उनकी राष्ट्रीय हित भी जुड़ी होती है और अंतर्राष्ट्रीय हित भी जुड़ी होती है। इन्हीं मान्यताओं पे व्यवस्थावादी सिद्धांत टिका हुआ है। ये मान्यता तो नहीं पूछिएगा, लेकिन अब जो है मार्टिन कैप्लान की जो व्यवस्थावादी सिद्धांत, 6 व्यवस्थावादी सिद्धांत है, उसी को प्रश्न बना के पूछता है, वह है, उसको देखा जाए। मार्टिन कैप्लान की
व्यवस्थावादी सिद्धांत। मार्टिन कैप्लान की व्यवस्थावादी सिद्धांत में जो पहला है, शक्ति संतुलन व्यवस्था। शक्ति संतुलन व्यवस्था, शक्ति संतुलन व्यवस्था। दूसरा है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। तीसरा दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। चौथा है विश्वव्यापी व्यवस्था। विश्वव्यापी व्यवस्था। और पांचवा है सोपानिक विश्व व्यवस्था। सोपानिक विश्व व्यवस्था। और छठवा है इकाई वीटो व्यवस्था। इकाई वीटो व्यवस्था। व्यवस्था से हमें पता है कि अंतर्राष्ट्रीय राज्य में प्रत्येक राज्यों द्वारा किए जाने वाले अंतःक्रियाओं की सामूहिक रूप या सामूहिक व्यवस्था, जो सामूहिक या समुच्चय होता है उसी को व्यवस्था कहते हैं। तो ये जो अंतःक्रियाएं हैं, राज्य की अंतःक्रियाएं हैं, विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में जाते हैं। ये समय काल परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। तो इसने बताया, मार्टिन कैप्लान ने बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है वह इन्हीं 6 रूपों में हमें दिखाई देती है। ये 6 रूप में बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। और इसी क्रम में पर सबसे पहले शक्ति संतुलन व्यवस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दिखाई देगा। और इसमें बदलाव के कारण क्या होंगे? हर व्यवस्था में अस्थिरता के तत्व पाए जाते हैं। अस्थिरता के तत्व इसी 6 व्यवस्थाओं के इर्द गिर्द मतलब घूमना है पूरे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था। और इसी व्यवस्था के रूप में हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं और देख सकते हैं। और जो भी ये व्यवस्था बनेगी, हर व्यवस्था में अस्थिरता के तत्व होंगे। अस्थिर गुण के कारण उसमें परिवर्तन आएगा और फिर दूसरी व्यवस्था आएगी। जैसे शक्ति संतुलन व्यवस्था पहले बार आएगा और इसमें अस्थिरता के जब गुण आएंगे तो इसमें परिवर्तन होगा, तो शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था बनेगी। फिर शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था कुछ दिन तक चलेगा, फिर उसमें अस्थिरता के तत्व आएंगे तो यह बदल के दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था में आ जाएगा। फिर इसमें अस्थिरता के तत्व आएंगे तो इसमें परिवर्तन होगा तो विश्वव्यापी व्यवस्था में आ जाएगा। विश्वव्यापी व्यवस्था बदलेगी तो सोपानिक विश्व व्यवस्था में आ जाएगा। फिर सोपानिक विश्व व्यवस्था बनेगी तो इकाई वीटो व्यवस्था में आ जाएगी। तो पहले ये आएगा तो ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर पुनः जो है ये आएगा और इसको ऐसे फिर दोहराता रहेगा। इसी क्रम में, इसी सिचुएशन में पूरी विश्व व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो विश्व व्यवस्था है, निश्चित समय काल परिस्थितियों में हमें दिखाई देता रहेगा। कभी भी जो विश्व व्यवस्था ये शक्ति संतुलन, पहले शक्ति संतुलन व्यवस्था के रूप में दिखाई देगा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1920 के बाद यह जो है मार्टिन कैप्लान की जो विश्व व्यवस्थावादी सिद्धांत अस्तित्व में आया और इसने अपनी महत्ता को प्रस्तुत करते हुए वर्तमान समय तक का विवरण इसने इसी रूप में दिया। कहा जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसमें पूरे विश्व में पूरा विश्व 2 गुटों में बंट गया।
तो और ये गुट जो है शक्तियों को संतुलन करने में लग गए। जैसे इसने बताया कि जो शक्ति संतुलन वाली युग हमको दिखाई देगी उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दो कार्यकर्ता होंगे। एक आवश्यक कार्यकर्ता होंगे, इसको देख लीजिए ऐसे, शक्ति संतुलन व्यवस्था, शक्ति संतुलन व्यवस्था। शक्ति संतुलन व्यवस्था में क्या होगा? शक्ति संतुलन व्यवस्था के अंतर्गत दो कार्यकर्ता होंगे। क्या होंगे इसमें? दो कार्यकर्ता होंगे। दो कार्यकर्ता होंगे। कौन कौन होंगे? एक आवश्यक कार्यकर्ता होगा, आवश्यक कार्यकर्ता, और दूसरा होगा लघु कार्यकर्ता। लघु कार्यकर्ता, आवश्यक कार्यकर्ता में जो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय महाशक्तिशाली जो राज्य होंगे वही होंगे, जैसे अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब होंगे। और लघु कार्यकर्ता में वो सब देश होंगे जो बहुत छोटे छोटे देश होंगे। अब शक्ति संतुलन सिद्धांत व्यवस्था में इस रूप में दिखाई देगा। जो आवश्यक कार्यकर्ता जो मजबूत देश हैं, ये हमेशा अपनी शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास करेंगे और अपनी शक्तियों को बढ़ाने के प्रयास में समझौता करेंगे, युद्ध करेंगे, भरसक युद्ध से बचेंगे और समझौता करेंगे। कभी कभी ऐसी स्थिति आएगी कि ये जो आवश्यक कार्यकर्ता हैं एक दूसरे को नष्ट करने की भी प्रयास करेंगे, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि इन्हीं में से आवश्यक कार्यकर्ता किसी का जो है विनष्ट हो जाएगा। तो विनष्टता होने की स्थिति में इसमें असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। और ये जो लघु कार्यकर्ता होंगे ये तो इन्हीं के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे, इनका विशेष रोल जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नहीं होगा। यही जो आवश्यक कार्यकर्ता, इन्हीं की रोल और भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ज़्यादा होगी, और ये आपस में अपनी शक्ति को बढ़ाने के बार बार प्रयास करेंगे और बाकी लोगों का सहारा अपनी शक्तियों में लेते रहेंगे। लेकिन आपसी तनाव और विवाद के कारण इनमें अस्थिरता पैदा हो जाएगा। इस अस्थिरता पैदा लेने के कारण जो है यह शक्ति संतुलन वाली व्यवस्था पुनः बदल जाएगी। किसमें? पुनः यह बदल जाएगी आपको शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में। शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में क्या होगा कि इसमें दो महत्वपूर्ण राष्ट्र रहेंगे, लेकिन उनकी महत्वपूर्ण, जैसे आवश्यक कार्यकर्ता में जो बड़े शक्तिशाली देश थे इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, यहाँ जो शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था होगी यहाँ महाशक्तिशालियों का जो भूमिका होगी वह बहुत कारगर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो लघु कार्यकर्ता वाले देश होंगे इनके पास क्षेत्रीय संगठन होगा, निर्गुट संगठन होगा, और ये निर्गुट जो संगठन होंगे किसी गुट में शामिल नहीं होंगे, बल्कि ये आपस में एक दूसरे राष्ट्रों को एकीकृत करेंगे, एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करने के कार्य करेंगे, तो तनाव थोड़ा सा कम रहेगा। लेकिन इस शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में राष्ट्रों की भूमिका कम हो जाएगी, तो इसमें भी अस्थिरता पैदा हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा। बैलेंस जब नहीं रहेगा तो फिर बाद में यही व्यवस्था बदल जाएगी। किसमें? यही व्यवस्था बदल जाएगी आपकी दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था में। दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था में, द्विध्रुवीय व्यवस्था में क्या होगा? जितने क्षेत्रीय संगठन होंगे, लघु देश होंगे, उनकी स्थिति बिल्कुल कम हो जाएगी, और दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली जो राष्ट्र होंगे उनकी भूमिका ज्यादा रहेगी। ठीक है, जैसे
जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो शीत युद्ध का काल था, जिसमें रूस और अमेरिका ही महत्वपूर्ण थे, बाकी छोटे छोटे जो भी दोस्त थे या तो अमेरिका के साथ शामिल थे, नहीं तो रूस के साथ शामिल थे। ऐसी जो दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था होती है, इस दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था के अंतर्गत दो महाशक्तिशाली तो रहेंगे, बाकी राज्यों की भूमिका उनके पीछे पीछे की रहेगी। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत होगी, यह हमेशा तनाव की स्थिति में बना रहेगा। यह व्यवस्था हमेशा तनाव की स्थिति में बनी रहेगी, तनाव की स्थिति में बनी रहेगी। और अपने तनाव की स्थिति में बने रहने के कारण यह भी क्या हो जाएगी, अस्थिर हो जाएगी। इसी अस्थिरता को दूर करने के लिए एक नवीन व्यवस्था बन के आएगी। वह क्या होगी, वह होगी मार्टन कैप्लान के अनुसार विश्वव्यापी व्यवस्था। जो चौथा आएगा वह आएगा विश्वव्यापी व्यवस्था। विश्वव्यापी व्यवस्था, इस विश्वव्यापी व्यवस्था में क्या होगा कि दो महत्वपूर्ण शक्तिशाली जो राष्ट्र होंगे, उनके तनाव को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होगा जो काफी प्रबल होगा। और इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अस्तित्व को और मजबूती के जो समर्थक राष्ट्र होंगे, इसकी स्थापना करने के लिए बार बार क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होंगे वह काफी मजबूत स्थिति में होंगे, और वही अंतर्राष्ट्रीय संगठन अंतर्राष्ट्रीय विवादों को या दो महाशक्तियों के बीच सामंजस्य बनाने के क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन इस विश्वव्यापी व्यवस्था में भी कुछ आगे चलकर अस्थिरता आता है। कैसे आता है कि विश्वव्यापी संगठन के पास आर्थिक और सैनिक शक्ति के अभाव के कारण यह क्या हो जाता है, यह कमजोर पड़ जाता है। और इसी कमजोर के कारण यह विश्वव्यापी व्यवस्था अपनी व्यवस्था को ज़्यादा समय तक कायम नहीं रख पाता। तो जिसके कारण एक नई व्यवस्था बन के आती है, वह आती है सोपानिक व्यवस्था। सोपानिक व्यवस्था, सोपानिक व्यवस्था। अभी से सोपानिक व्यवस्था में क्या होता है, पूरा विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था में बदल जाता है। पूरे विश्व एक ध्रुवीय विश्व में बदल जाता है। एक ध्रुवीय विश्व में बदल जाता है। एक ध्रुवीय विश्व कहने का मतलब है इसमें एक ही राष्ट्र बहुत मजबूत हो जाता है और संपूर्ण विश्व पे उसका प्रभुत्व आर्थिक, सैनिक सारे दृष्टि से स्थापित हो जाता है। सारे राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय नियम जो है इसी के प्रभुत्व में और इसी के दिशा निर्देश में बनते और बिगड़ते रहते हैं। ठीक है, इसको सोपानिक विश्व व्यवस्था। एक राष्ट्र सबसे ऊपर होगा, बाकी राष्ट्र क्या होंगे, इसके नीचे होंगे और इसके पीछे पीछे होंगे। लेकिन इस सोपानिक राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था में इस बात का भय होता है कि एक राज्य के राष्ट्र संप्रभुता, उसकी अखंडता इस सोपानिक व्यवस्था में असुरक्षित रहती है। तो प्रत्येक राष्ट्र अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करता है, बार बार प्रयास करता है, जिसके कारण सोपानिक व्यवस्था में अस्थिरता आ जाता है और इसके कारण परिवर्तन होता है। तो इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो छठवां परिवर्तन बनता है वह बनता है वीटो इकाई व्यवस्था। वीटो इकाई व्यवस्था। वीटो इकाई व्यवस्था में क्या होता है, इसमें इस विश्व व्यवस्था में प्रत्येक राष्ट्र इतनी मजबूत हो जाते हैं कि दूसरे राष्ट्रों को नष्ट करने की क्षमता उनके अंदर आ जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि वो दूसरे राष्ट्र को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर दें, क्योंकि हर राष्ट्र के पास दूसरे राष्ट्र को समाप्त करने की शक्ति और क्षमता होती है और ये अपनी शक्ति और क्षमता को बढ़ाते रहते हैं। सभी के पास ऐसी वीटो शक्ति प्राप्त होती है और यह व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन इस व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए हर राष्ट्र क्या करता है, हर राष्ट्र प्रयास करते रहता है और फिर से एक नई व्यवस्था की उत्पन्न होने की चांसेस बनती हैं कि शक्ति को क्या किया जाए, संतुलित किया जाए। प्रत्येक राष्ट्र जब ज़्यादा शक्तिशाली होने लगेगा तो हर राष्ट्र ये सोचेगा कि इस शक्ति के बल पे कहीं दूसरे राष्ट्र की क्या हो जाए, नुकसान न पहुंचाया जाए, इसलिए उसकी शक्ति को क्या किया जाए, बैलेंस किया जाए। फिर यह व्यवस्था जब बदलेगी अस्थिरता के नाम पे, तो वही आएगा क्या, पहली वाली व्यवस्था, शक्ति संतुलन व्यवस्था। शक्ति संतुलन व्यवस्था। ठीक है,
मार्टन कैप्लान ने अपनी व्यवस्थावादी सिद्धांत में इन्हीं 6 अवस्थाओं की कल्पना किया है और ये 6 अवस्थाएं एक एक करके समय काल के अनुसार आती रहे, जैसी परिस्थितियां बनेगी उसी परिस्थितियों के अनुरूप यह परिवर्तन होगा और आएगा, और 6 क्रम से आएगा, फिर 6 का क्रम ऐसे ही बना रहेगा। मार्टन कैप्लान की व्यवस्थावादी सिद्धांत की जहाँ चर्चा और प्रशंसा होती है, ठीक इसमें भी बहुत सारी आलोचनाएं होती है। इसमें यह कहा गया है कि व्यवस्थावादी सिद्धांत कोई एक नवीन व्यवस्था नहीं है, बल्कि इसमें आदर्शवाद और यथार्थवाद के तत्वों को इसमें रखा गया है। और यह जो क्रम बताया गया है कि पहले शक्ति संतुलन होगा, फिर बाद में जो है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था आएगी, फिर जो है दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था आएगी, फिर विश्वव्यापी आएगा, सोपानिक आएगा, फिर बीटो इकाई आएगा। इस क्रम में विश्व व्यवस्था जो है कभी दिखाई नहीं दिया है और ना ही ये चक्र जो है कभी आया है। ठीक है, इस तरीके से मार्टन कैप्लान की व्यवस्थावादी सिद्धांत एक कल्पना पे ही आधारित है, यह मनगणना पे आधारित है, मन से बनाया गया है, न कि इसका कहीं प्रायोगिक रूप से कहीं दिखाई देता है। मार्टन कैप्लान की इस आलोचना के बाद मार्टन कैप्लान के सिद्धांत में बहुत सारे सच्चाई का तत्व है। प्रशंसा और आलोचना हर सिद्धांत का एक मुख्य भाग है, लेकिन कुल मिलाजुला के हम ये कहें कि मार्टन कैप्लान की व्यवस्थावादी सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत निर्माण करने के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और जिसकी प्रशंसा करना हमारे लिए क्या आवश्यक भी है। व्यवस्थावादी सिद्धांत के बाद 1-2 सिद्धांत और बच गए हैं, जिसको समय मिलेगा तो पढ़ाएंगे, नहीं तो दूसरा यूनिट जो है फिर से हम स्टार्ट करेंगे। और जो कल जो है दूसरी सिद्धांत जो है दूसरे यूनिट का पहला जो चैप्टर होगा उसको हम आपको पढ़ाएंगे। इसी बात के साथ अपनी बात के आज का लेक्चर वीडियो समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो के साथ हमारी आपकी मुलाकात कल होगी। धन्यवाद।